हेलो ऑल, क्या हाल चाल। जीएसटी की कुछ बेसिक बातें आप लोग को बताने का मेरा उद्देश्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसी में कड़ी बनता हुआ एक बंदे ने मुझसे पूछा आज कि भैया ये परफॉर्मा इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस में क्या अंतर होता है। मुझे पेमेंट लेनी थी लेकिन अभी पेमेंट नहीं मिल रही है या रेट फाइनल नहीं हुए मेरे अभी, या कोटेशन मुझसे मांगा जा रहा है तो मैं कोटेशन में क्या दूं, टैक्स इनवॉइस दे दूं। मैंने उसको मना किया और मैंने कहा नहीं भैया परफॉर्मा इनवॉइस दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, जीएसटी में उसको शो नहीं कर पाएंगे आप, प्रॉब्लम होगी। इसी तरह कुछ बेसिक बातें मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूं। जैसा कि मेरी हेडिंग है टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस, परफॉर्मा इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, तीनों में क्या अंतर है, क्या क्या मैंडेटरी फील्ड है, इसमें क्या क्या होना चाहिए, तीनों कब यूज़ की जाती हैं, कैसे यूज़ की जाती है, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, और एक मज़े का खेल जो लास्ट में आएगा वो टैक्सेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये बिगनर के लिए वीडियो बहुत काम की है, जो उसको बिगनर से प्रोफेशनल बना देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा हो तो बस चैनल सब्सक्राइब रखिए और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह प्रोफेशनली बना रहूं। और मैं आप लोग को छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत काम की होती हैं ये, अगर इस तरह की बातें आप लोग तक पहुंच रही हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। और लोगों को चैनल प्रमोट करवाइए। जिसको भी इनवाइस के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो बस सीधा कमेंट बॉक्स में लिखिए या व्हाट्सएप करिए। तो आइए ज़्यादा टाइम न लेता हुआ वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्स इनवाइस की। टैक्स इनवाइस का मतलब खुद ही हुआ वो इनवाइस जो आप जीएसटी पोर्टल में अपलोड करने वाले हैं या करेंगे। मतलब ये तो एक फाइनल इनवाइस हुई साहब, जहाँ पे आप इस इनवाइस के थ्रू अपना जीएसटी रिटर्न फाइनल करेंगे। तो इसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं। अब बात करें टैक्स इनवाइस के लिए तो इनवाइस रूल्स क्या है जीएसटी में क्या क्या मैंडेटरी फील्ड होनी चाहिए, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो आगे बढ़ रही है। इसमें कुछ मैंडेटरी फील्ड जो है जो मस्ट हैं, होनी ही चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट्स लिखे हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। इनवाइस नंबर एंड डेट, सीधी बात है, डेट भी होगी इनवाइस नंबर भी होगा। इनवाइस नंबर के बारे में बात करूं तो साल में एक सीरीज शुरू होगी और वो नॉन स्टॉप चलती रहेगी जब तक 31 मार्च नहीं आ जाएगा। हर 1 अप्रैल को एक सीरियल नंबर फिर से स्टार्ट होगा। कस्टमर नेम होगा ही होगा, एड्रेस भी रहेगा। कस्टमर एंड टैक्स पेयर जीएसटीएन, अगर वो रजिस्टर्ड है तो भैया जीएसटी नंबर मेंशन कर दो, बहुत ज़रूरी है। R1 में चला जाएगा, B2B में चला जाएगा, अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो B2C में चला जाएगा। और मजे की बात आपको एक और बता देता हूँ, बहुत काम की है। अगर आप ई वे बिल निकाल रहे हैं और ई वे बिल निकालते समय आपको जीएसटी नंबर नहीं है पार्टी का जिसको आप माल सप्लाई कर रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, तो फंस गए भैया। जीएसटी नंबर नहीं है तो क्या किया जाए, वहां पे सिंपल आपको यूआरपी लिखना है। इसका फुल फॉर्म अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है, यूआरपी लिखिए। और सीधा ई वे बिल जहाँ जीएसटी नंबर लिखा जाता है, जीएसटी नंबर की आप यूआरपी लिखेंगे और बाकी उसकी पूरी डिटेल भर देंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। आपका जीएस ई वे बिल जो होगा वो तुरंत निकल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट पे, प्लेस ऑफ सप्लाई। छठा पॉइंट एचएसएन कोड, सैक कोड। एचएसएन कोड तो बहुत लोग जानते हैं, सैक कोड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सैक कोड होता है सर्विसेज के लिए, एचएसएन कोड होता है गुड्स के लिए। लेकिन एचएसएन कोड पे और सैक कोड पे जो लिमिट असाइन हुई है वो भी आप लोग को बता देता हूँ। एचएसएन कोड की बात करें तो यहाँ पे जो लिमिट सेट है वो 1.5 करोड़ के लिए कुछ भी नहीं है। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के लिए 2 डिजिट का एचएसएन कोड होना जरूरी है। तो 5 करोड़ के ऊपर के लिए 4 डिजिट का होना जरूरी है। फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि 8 डिजिट कब होता है। 8 डिजिट जब होता है जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होती है, तो वहां पे आपको पूरे 8 डिजिट डालने हैं, नहीं तो बाद में आपको पेनल्टी पड़ सकती है। फिर बात कर लेते हैं आइटम डिटेल की। जो आइटम डिस्क्रिप्शन है, आपका आइटम क्या है, रेट एंड अमाउंट ऑफ टैक्सेस, ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से पता चलेगा कितने परसेंट जीएसटी का माल आपने सप्लाई किया। अगर इसमें आरसीएम लगा हुआ है यानी कि रिवर्स चार्ज के थ्रू आप जीएसटी की रसीद बना रहे हैं, तो जीएसटी पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस वहाँ पे रहेगा यस या नो। और लास्ट में रहेगा सिग्नेचर ऑफ सप्लायर, आपने सप्लाई किया तो भैया सिग्नेचर करिए।
आप चाहें तो एक कॉलम और बढ़ा सकते हैं कस्टमर सिग्नेचर का, बाकी इतनी फील्ड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इनवॉइस रूल्स के हिसाब से है। अब आगे बात कर लेते हैं परफॉर्मा इनवॉइस की। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है भैया? परफॉर्मा इनवॉइस जस्ट लाइक अ कोटेशन, जो कि आपको देना पड़ सकता है अगर आप कोई रेट फाइनल करवा रहे हैं या रेट फाइनल करने के लिए आपने कहीं दे रखा है, आप लोग के लिए बिटिंग नेगोशिएशन में जा रही है, तो आप परफॉर्मा इनवॉइस दीजिए। परफॉर्मा इनवॉइस जो है कंफर्मेशन जब होगी, जब परफॉर्मा इनवॉइस बनेगी तो सेल का कुछ पार्ट कंफर्म होना बचा रहेगा कि पूरा सेल कंप्लीट नहीं हुआ है, लास्ट में कुछ ना कुछ जैसे पेंडेंसी है। जैसे ही टैक्स इनवॉइस बन जाएगी वहां पे कंफर्मेशन हो जाएगी सेल की, हाँ भाई अब सेल फाइनल हो गई है, अब आप इसको हटा लीजिए, इसको लगा लीजिए। यूजुअली इशूड बिफोर ऑल डिटेल्स ऑफ द सेल आर नोन। उसके बाद बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट में कि अगर आपको अभी गुड्स जो है डिलीवरी नहीं करनी है लेकिन कस्टम कैलकुलेशन के लिए आपने भेजना है, तो परफॉर्मा इनवॉइस का यूज़ है। इसके अलावा परफॉर्मा इनवॉइस का एक यूज़ और आपको बता देता हूँ। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे या प्रोफेशनल्स देख रहे हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों को ज़रूर ये भेजिए, या कॉन्ट्रैक्टर जो क्लाइंट्स हैं आपके उनको ज़रूर भेजिए। होता क्या है कि वो लोग पहले टैक्स इनवॉइस काट देते हैं पेमेंट, और ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पेमेंट मिलते 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 टाइम हो जाता है और मन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग तो R1 में, कॉन्ट्रैक्टर साहब के R1 में तो हम लोग आज ही दिखा देते हैं। और जब गवर्नमेंट जब पेमेंट होती है, गवर्नमेंट पेमेंट अगले मंथ में होती है, तो वो लोग जब दिखाएंगे या वो लोग जब उसकी ITC लेंगे तो वो उसको अगले महीने में लेंगे, तो दोनों मिसमैच हो जाता है। सबसे बड़ा यूज़ परफॉर्मा इनवॉइस का मेरे दिमाग में जो आता है वो उसी समय आता है, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टर के बहुत केस देखता हूँ और वहाँ पे प्रॉब्लम बनती है, तो मैं सबको ये बताता हूँ। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे मैं ऑडिट के लिए जाता हूँ या ऐसे जाता हूँ GST करने के लिए, वहाँ पे भी ये बात मैं सामने खुल के बोलता हूँ कि पहले आप टैक्स इनवॉइस ना लेके परफॉर्मा इनवॉइस लीजिए। जिस दिन को आपको पेमेंट करनी है उस दिन की टैक्स इनवॉइस कटवा लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैं पहला पॉइंट भी आपका बता रहा था कि भैया सीधी सी बात है, अगर आपको रेट सेट है, रेट पता है, लेकिन कोई कारण की वजह से आपको लगता है कि पेमेंट हमको अगले महीने मिलेगी, या कोई और रीज़न है कि भैया ये फाइनल नहीं हुई है, डील फाइनल हो जाएगी तो हम लोग कर लेंगे, पहले परफॉर्मा ले लीजिए, बाद में टैक्स इनवॉइस ले लीजिए, आराम से आप इस बात को समझ सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या लग रहा हो, या कोई कुछ नया कुछ समझना हो, कोई भी बात हो इस टॉपिक से रिगार्डिंग, तो आप बस कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, आपको बता दूंगा। आगे बात कर लेते हैं कंपोजिशन के लिए, बिल ऑफ सप्लाई के लिए। जनरली बिल ऑफ सप्लाई जो इशू होती है वो होती है जब GST एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी कि एग्जम्प्ट के लिए भी हो सकती है, कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए भी हो सकती है, जहाँ पे GST रिकवर कस्टमर से नहीं करना है। अब आप इस बात को समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से तो ये दो ही जगह निकलता है, या तो कंपोजिशन हो, या तो एग्जेम्प्टेड हो, या निल रेटेड हो। तो यहाँ पे आप कंपोजिशन को आराम से दे सकते हैं, बिल ऑफ सप्लाई आप आराम से दे सकते हैं। इनवॉइस जो है, इसी में मैंने तीनों पॉइंट यहाँ पे मैंने कर लिए हैं, एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ। बिल ऑफ सप्लाई इज इशूड व्हेन GST इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अ ट्रांजेक्शन, और व्हेन GST इज नॉट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। सीधी बात है, एग्जेम्प्ट है या कंपोजिशन है, उसी के दोनों पॉइंट मैंने नीचे फिर लिखे हैं। जनरली इट इज इशूड फॉर कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर, या बिल ऑफ सप्लाई इज अ डॉक्यूमेंट टू बाय रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स। अगर आप भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आपको गुड्स सप्लाई करने हैं और एग्जेम्प्टेड हैं, तो भैया तो सीधा बिल ऑफ सप्लाई जाएगा। यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस दोनों तभी मतलब हैं अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है और सामने वाला रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, उस से कोई मतलब नहीं है। हमको पहले अपने इनवॉइस का धर्म कंप्लीट करना है, उसके बाद हमको आगे सोचना है सामने वाला एग्जेम्प्टेड है कौन नहीं है, रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इसका GST है कि नहीं है। ईवे बिल कैसे निकलेगा? अनरजिस्टर्ड अगर आपने सप्लाई की है तो वो मैंने आपको बता दिया, URP लिखिए और आगे बढ़ जाइए। आराम से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। GST में भी B2B B2C का ऑप्शन सबसे बढ़िया है। अगर आपने GST नंबर दे दिया वहाँ पे सप्लायर ने, बायर ने, तो आप वहाँ पे B2B में कोड करिए, अदरवाइज B2C में कोड करिए। तो ये तो हो गई बेसिक क्वेश्चन। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन जिसमें कई लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि भैया टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर टैक्स पहले से शामिल है तो, या टैक्स इनवॉइस को कैसे पढ़ा जाए अगर वहाँ पे टैक्स का एलिमेंट है ही नहीं और वहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो मैंने ये छोटा सा फॉर्मूला जो कि हर जगह यूज़ होता है प्रैक्टिकल लाइफ में,
बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी साथ में शेयर कर दूँ। जब आप टोटल इनवॉइस बना रहे होंगे, टैक्स इनवॉइस बना रहे होंगे या परफॉर्मा इनवॉइस बना रहे होंगे, तो ये आपका फ़ॉर्मूला बहुत काम का है। आइए देख लेते हैं, इसको भी 2 मिनट लगेंगे, बस खत्म हो जाएगी यहीं पे वीडियो। जैसे मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल वैल्यू इफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अगर उसमें टैक्स जुड़ा हुआ है तो बैक कैलकुलेशन कैसे करनी है टैक्स टोटल इनवॉइस वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए। मान लेते हैं कि हमारे पास इनवॉइस वैल्यू दी गई है और जीएसटी रेट है हमारे पास, तो बस सीधी सी बात है, अगर 5% का रेट है तो टोटल इनवॉइस वैल्यू डिवाइड बाई 1.05, 18% है तो टोटल इनवॉइस वैल्यू डिवाइड 1.18 एंड सो ऑन एज द रेट इज, यानी कि अगर 28 है तो 28 लग गया, या कोई और रेट है तो कोई और रेट लग गया। ये था बेसिक सा क्वेश्चन। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि भैया टैक्स वैल्यू कैसे निकाली जाती है, या सर भूल गए हैं, फिर से बता दीजिए कैसे क्या होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको वीडियो के साथ क्लब करके आप लोग तक पहुंचा दूं, ताकि कभी कोई ये ना कहे भैया हम भूल गए फिर से बता दो। सीधा वीडियो देख लेगा, 2 मिनट समझ में आ जाएगा उसको। ये बेसिक वीडियो जो मैंने बनाई, अगर आपको समझ में आई हो या पसंद आई हो तो अपने क्लाइंट्स तक जरूर भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि वह आपसे क्वेश्चन दोबारा ना पूछें कि भैया टैक्स इनवॉइस क्या होती है, परफॉर्मा क्या होती है, या बिल ऑफ सप्लाई क्या होती है, या कब टैक्स इनवॉइस यूज करनी है, कब परफॉर्मा इनवॉइस यूज करनी है, कंपोजिशन वाले क्या करें, जीएसटी कितना जोड़ना है, या 5% जो होता है या कोई भी रेट है अगर उसमें, तो 5% क्या हम कस्टमर से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। नहीं भैया, आप कभी नहीं ले सकते। इसीलिए मैंने बिल ऑफ सप्लाई में साफ साफ कह दिया है कि कंपोजिशन बोले तो बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई बोले तो कंपोजिशन। बिल ऑफ सप्लाई जैसे कहता है आप टैक्स वसूल नहीं सकते, आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, वैसे कंपोजिशन की स्कीम भी ये चीज़ बोलती है कि आप भैया जो टैक्स का एलिमेंट है वह वसूल नहीं सकते, आपको टैक्स अपनी जेब से देना है। आप उस हिसाब से प्रॉफिट को सेट करिए और उस हिसाब से अपनी इनवाइस बनाइए, ताकि आप 4-5% या समथिंग जो भी उसका रेट है कंपोजिशन का, वो आप दे सकें। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो इनवाइस के रिगार्डिंग। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझनी हो तो बस नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप का, या पिछली स्लाइड में व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, तो आप उसमें आराम से पूछ सकते हैं, सीधा कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया, बहुत उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं बहुत से बेसिक क्वेश्चन इसमें लाने वाला हूँ। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। टिल देन टाटा।